जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। मित्रों, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसी महीने 14 मार्च को हमारे शहर के प्रतिष्ठित सम्मानीय डॉक्टर MD वैद्य का देहावसान हो गया। वे एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन रोगियों की सेवा के लिए समर्पित किया था। आज का मेरा चिंतन उनको श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है। मेरे लिए तो वो दादा थे, डॉक्टर दादा। मेरे परिवार के लोग सारे उन्हें दादा ही कहते थे। डॉक्टर MD वैद्य का जन्म महाराष्ट्र के बीड जिले में एक छोटे से कस्बे में 5 अप्रैल 1928 को हुआ था। उनके पिता का नाम दत्तात्रेय गणेश वैद्य और माता थी सावित्री वैद्य। उनके 4 भाई और 4 बहनें थी और भाइयों में डॉक्टर MD वैद्य सब में बड़े थे। उनका नामकरण हुआ था महारुद्र, मैंने महारुद्र दत्तात्रेय वैद्य, जिन्हें MD वैद्य के नाम से जाना जाता था। पूना से उन्होंने आयुर्वेद की DSSF की डिग्री प्राप्त की तथा MD करने के लिए वे 1953 में जर्मनी गए और वहाँ से उन्होंने MD की डिग्री प्राप्त की। उनका विवाह महाराष्ट्र के लोणावड़ा के भट्ट परिवार की कुसुम नाम की कन्या से हुआ था। विवाह हुआ 3 मार्च 1957। विवाह के बाद उनका नाम जयश्री वैद्य हो गया। जयश्री वैद्य ने भी आयुर्वेद की DSSF की डिग्री प्राप्त की थी और डॉक्टर बनकर वे एक प्रसूति गृह में रेसिडेंट डॉक्टर के रूप में काम करती थी। विवाह के बाद पत्नी जयश्री ने भी जर्मनी से MD की डिग्री प्राप्त की। शायद वे पहले ही ऐसे भारतीय होंगे जिन्होंने जर्मनी से MD की डिग्री प्राप्त की हो। विवाह सूत्र में बंधने के बाद दंपति सांसारिक जीवन के साथ साथ वैद्यकीय जीवन का भी उनका शुरू हो गया। डॉक्टर वैद्य दंपति को 3 पुत्र 1 पुत्री, इस प्रकार से उनका, और अब तो उनके नाती पोते भी हैं, भरा पूरा परिवार है। उस परिवार को छोड़ के वे चले गए। डॉक्टर वैद्य कई देशों में गए और वहाँ उन्होंने अपनी वैद्यकीय सेवाएं रोगियों को अर्पित की। उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा था, क्या? रोगियों की निस्वार्थ सेवा करना, अर्थात पैसे का कोई लालच नहीं। वे मानते थे कि नर सेवा ही ईश्वर पूजा है। डॉक्टर साहब पूर्व जर्मनी, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, हंगेरी, स्वीडन, रशिया, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा, हॉलैंड, लंका आदि देशों में गए और इन सभी देशों में उनकी पत्नी डॉक्टर जयश्री वैद्य भी साथ थी। मेरा और डॉक्टर साहब का परिचय करीब 30 वर्ष पुराना हमारे पारिवारिक मित्र भानु मंडलेकर के माध्यम से हुआ था और यह परिचय संबंध ऐसा दृढ़ हुआ कि डॉक्टर साहब मुझे छोटा भाई ही मानते थे। उनकी पुस्तक मेरा चिकित्सक की ये प्रवास का लेखन उन्होंने मुझे करने को कहा था और मैंने बड़ी खुशी उस पुस्तक का लेखन की कार्य किया था।
डॉक्टर वैद्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित थे। बचपन से ही ये संघ के स्वयंसेवक थे। वे जीवन भर संस्था के स्वयंसेवक रहे। डॉक्टर साहब का मानना था कि वे आज जहाँ पहुँचे हैं वहाँ संघ की शिक्षा का ही यह प्रभाव है। उसी के कारण शिवशाही बाबा साहेब पुरंदरे उनके बचपन से ही घनिष्ठ मित्र थे और वे डॉक्टर साहब को राजा कहते थे। डॉक्टर वैद्य एक कुशल सर्जन थे। उन्होंने विभिन्न देशों में रहकर चिकित्सा का ज्ञान और कुशलता प्राप्त की थी। डॉक्टर साहब एक संवेदनशील चिकित्सक के रूप में सेवाएं देते थे। डॉक्टर वैद्य ने चिकित्सा को कभी व्यवसाय नहीं माना जो आज होता है। भगवत गीता के अनुसार वे एक सच्चे कर्मयोगी थे और अपनी सेवाएं मरीजों को देते थे। मरीजों से उनका व्यवहार इतना विनयशील होता, प्रेमपूर्वक रहता कि वह मरीज डॉक्टर साहब को ईश्वर ही मानता। विदेशों में यद्यपि वे चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे, फिर भी उन्होंने उन देशों में एक सच्चे भारतीय के रूप में गीता और योग पर प्रवचन दिए थे। उनकी विशेष बात यह थी कि डॉक्टर साहब उस देश की भाषा में ही प्रवचन करते थे, क्योंकि वे जहाँ जाते वहाँ की भाषा पहले सीख लेते थे। उन्हें संस्कृत भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। वे सभी भाषाएं सहज बोल लेते थे। डॉक्टर साहब स्वामी विवेकानंद के विचारों से भी बहुत प्रभावित थे। स्वामी जी के शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए थे। उन्हें जब रशिया जाने का मौका मिला तब उन्होंने जाने के पूर्व रशियन भाषा का अभ्यास किया, रशियन भाषा बोलने लगे और 6 माह के भीतर ही उन्होंने रशियन भाषा सीख ली, बोलने लगे। उन्होंने मॉस्को शहर में श्रीमद् भगवत गीता तथा हिंदू धर्म इस विषय पर एक प्रबंध लिखा था और उस विषय पर 50 मिनट तक भाषण दिया था। मॉस्को विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी विभाग में उनका व्याख्यान हुआ और साथ ही उन्होंने वहाँ श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी रशियन में दिए थे। दूसरे दिन वहाँ के अखबार में उनका भाषण प्रमुख रूप से प्रकाशित हुआ था और अखबार ने शीर्षक दिया था यंग विवेकानंद इन मॉस्को। यह क्षण डॉक्टर साहब के लिए बहुत ही मूल्यवान था। यूरोप में ऐसे देश हैं कि वहाँ उसी देश की भाषा बोली जाती है। कुछ ही देश ऐसे हैं जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। वे कहते थे कि पेरिस में यदि किसी को फ्रेंच नहीं आती है तो वे लोग नफरत की दृष्टि से देखते थे। डॉक्टर साहब ने फ्रेंच भाषा सीखी और वहाँ की मेडिकल साइंस का अभ्यास किया, ज्ञान प्राप्त किया। 1956 में डॉक्टर साहब को चीन से आमंत्रण आया था। वहाँ चीन में 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसके पूर्व यानी 30 सितंबर को चीन के सर्जन सोसाइटी द्वारा डॉक्टर वैद्य का वहाँ भाषण रखा गया था। विषय था यूरोप में चेस्ट सर्जरी। सर्जन सोसाइटी द्वारा डॉक्टर साहब का स्वागत किया गया। डॉक्टर साहब की यह चीन यात्रा सरकारी यात्रा थी। उन्हें वहाँ पेइचिंग शहर की सम्माननीय नागरिकता भी प्रदान की गई। 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और चीन 1949 को स्वतंत्र हुआ। 28 सितंबर को शाम को उनको भाषण देना था। वहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हुए थे, डॉक्टर लोग, सर्जन लोग, प्रसिद्ध वहाँ के, और उनके सामने डॉक्टर साहब को अपना भाषण देना था और उन्होंने उस भाषण को दिया। लोगों ने बहुत सराहा, तारीफ की। 2 अक्टूबर को 4 बजे दोपहर चीन के प्रधानमंत्री उस समय के चौ एन लाई के साथ डॉक्टर साहब को चाय के लिए आमंत्रित किया गया था।
डॉक्टर साहब की विशेष आदत थी कि वे बड़े श्रद्धा से गायत्री मंत्र का जप करते थे। कभी भी किसी भी समारोह के पूर्व मन में उनका गायत्री मंत्र जप चलता रहता था। गायत्री मंत्र के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। स्वाभाविक था कि इतने बड़े व्यक्तियों से मिलना, परिचय उनसे तो थोड़ी बहुत हिचकिचाहट घबराहट तो होती थी, इसलिए वे गायत्री मंत्र का सहारा लेते थे। वे जब वहाँ प्रधानमंत्री चौ एन लाई के कक्ष में पहुँचे तो उन्होंने प्रधानमंत्री का अंग्रेजी भाषा में अभिवादन किया। तब चौ एन लाई ने वहाँ बैठे हुए अनुवादक के माध्यम से उनसे पूछा, आपका भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? आपकी राष्ट्रभाषा कैसी कौन सी है, क्या है? आपको यदि आपकी हिंदी भाषा आती है तो आप अंग्रेजी की गुलामगिरी क्यों करते हैं, अंग्रेजी भाषा में क्यों बोलते हैं? और उन्होंने यह भी बताया कि 2 दिन पूर्व उन्होंने यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी कही थी कि आप कहीं भी जाए तो आपको अपनी राष्ट्रभाषा में ही बात करनी चाहिए। इस प्रकार चौ एन लाई ने डॉक्टर वैद्य को कहा था। डॉक्टर वैद्य और जयश्री वैद्य दोनों ने कई जटिल ऑपरेशन किए और रोगियों को जीवन दान दिया था। वर्ष 1964 में मार्च महीने में डॉक्टर वैद्य ने अपनी पत्नी जयश्री के साथ भारत आने की तैयारी की। वे काफ़ी समय से जर्मनी में रह रहे थे तो स्वाभाविक था कि उनके पास सामान भी बहुत हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि हवाई जहाज से न जाकर जहाज से यात्रा करना, सामान भी अधिक है। पूर्व जर्मनी में उस समय कम्युनिस्ट राष्ट्र था, वहाँ पैसेंजर बोट नहीं थी, मालवाहक जहाज थे। तो उसमें अधिक से अधिक 12 यात्री की गुंजाइश थी। जहाज में कैप्टन के साथ उसके सहायक कर्मचारी, इंजीनियर, रेडियो ऑफिसर, शिप डॉक्टर, हाँ, और रेस्टोरेंट प्रमुख, खलासी कुछ लोग होते हैं वे, और यात्री के रूप में डॉक्टर दंपति, इस प्रकार के लोग थे। और यह शिप वहाँ से निकला, भूमध्य सागर के पोर्ट सूदान बंदरगाह पहुँचा। वहाँ पर यह जहाज 10-12 दिन के लिए रुका था। एक दिन शुक्रवार को नाश्ते के पश्चात जहाज का जो प्रमुख रसोइया था, उसके पेट में दर्द हुआ। दर्द इतना हुआ, असह्य होने लगा। वह जहाज के डॉक्टर से पास आया, उनसे जांच कराई तो डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया है कि इन्हें एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो गया है। अब वह डॉक्टर जो था वो थोड़ा सा उसको इतना अनुभव नहीं था, नया नया था, तो उसने सोचा कि सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। इसलिए वह जहाज के कैप्टन के पास गया और उनसे बात की। कैप्टन ने डॉक्टर वैद्य को रोगी के बारे में बताया और उनके कहने पर डॉक्टर वैद्य ने उस रोगी की जांच की। तब सही पाया गया कि उसे एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। उस बंदरगाह में एक अधिकृत डॉक्टर भी था और एक सरकारी अस्पताल भी था, लेकिन उस अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं थी कि वहाँ ऑपरेशन किया जा सके या इलाज किया जा सके। और एक निजी अस्पताल जो था वो काफ़ी दूर था, यानी इतना दूर कि रेल से 24 घंटे का समय लगे और विमान से कम 4 घंटे। और उस दिन शुक्रवार था, विमान सेवा भी बंद थी। बड़ी समस्या थी कि इलाज तो जल्दी कराना चाहे, ऑपरेशन जल्दी होना चाहिए 24 घंटे के अंदर, तो क्या किया जाए। कैप्टन ने डॉक्टर वैद्य से पूछा कि आप कर सकते हैं क्या ऑपरेशन। डॉक्टर साहब तो तैयार थे, लेकिन ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। डॉक्टर साहब ने जहाज के ऑपरेशन के उपकरण की जानकारी ली और ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी ली। समस्या यह थी कि रोगी को बेहोश करने के लिए वहाँ इंजेक्शन नहीं था,
हाँ, कुछ सिर्फ ईथर की बोतलें थी। ऑपरेशन टेबल भी नहीं था। क्या किया जाए? डॉक्टर साहब ने देखा वहाँ बियर के कुछ बॉक्सेस थे। उन बॉक्स को उन्होंने जोड़ा, जोड़कर उनको टेबल जैसा बनाया, और उन दोनों को जोड़कर टेबल जैसा बनाने के बाद, अच्छा, वहाँ जहाज की जो कैबिन थी उसका साइज भी जो था छोटा था। साइज था उसका 12x8, और उस समय गर्मी भी बहुत थी। टेम्परेचर था करीब 40-45 डिग्री टेम्परेचर भी था, मक्खियाँ भी थी। अब क्या किया जाए? क्योंकि पंखा तो वहाँ बंद करना पड़ेगा। पंखा यदि चालू रहता है, हवा रहती है, तो ईथर उड़ जाता है। तो ईथर उड़ जाएगा तो रोगी को उसका प्रभाव असर नहीं हो सकेगा, इसलिए पंखा बंद करना पड़ा। डॉक्टर वैद्य दंपति बड़े उत्साह और हिम्मत के साथ तैयार हुए। जहाज के कैप्टन ने सफलता के लिए प्रार्थना की तथा डॉक्टर साहब अपने गायत्री मंत्र के साथ काम में लग गए। केबिन का डॉक्टर और सिस्टर दोनों ऑपरेशन के कपड़े पहनकर आ गए। ठीक 3 बजे रोगी को बेहोश करने की प्रक्रिया शुरू हुई। आधे घंटे में ईथर की बोतल समाप्त होने लगी। डॉक्टर साहब ने सोचा अब ऑपरेशन कर सकते हैं। उन्होंने रोगी के पेट पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाया, ऑपरेशन टॉवल डाला और गायत्री मंत्र का जप करते हुए सिस्टर से चाकू लिया, काम शुरू किया। सभी लोग वहाँ जो थे काम कर रहे थे, सभी पसीने से तर हो रहे थे, पसीना बह रहा था, धाराएं बह रही थी। एक सहायक रखा गया था जो कि वहाँ के लोगों के पसीना पोंछता था, डॉक्टर लोगों को पसीना पोंछ देता था। ऑपरेशन के लिए करीब 5 घंटे का समय लगा, और 5 घंटे के ऑपरेशन के पश्चात जो सूजन वाला अंतरपुच्छ का भाग था वो निकाला गया। पेट की सिलाई की गई, ईथर भी समाप्त हो गया था। और कहिए कि एक चमत्कार हो गया, ऑपरेशन सफल हो गया। बाहर कैप्टन को सूचना दी गई, वह भी खुशी से झूम उठा, नाचने लगा। डॉक्टर साहब तो पसीने से पूरे गीले हो गए थे, फिर भी कैप्टन खुशी से आया और डॉक्टर साहब से गले मिला, डॉक्टर साहब को धन्यवाद दिया, उनका आभार माना। कैप्टन ने सब लोगों को आधे घंटे बाद उसके कैबिन में आने को कहा। डॉक्टर दंपति भी नहा धोकर कपड़े बदलकर कैप्टन के कैबिन में पहुंचे। इसी बीच कैप्टन ने वहाँ का जो रेडियो ऑफिसर है उससे बात की और ऑपरेशन की खबर उनको दी, और आधे घंटे में ही कहते हैं कि वह खबर वहाँ के रेडियो में प्रसारित हो गई। डॉक्टर दंपति का वहाँ अभिनंदन हुआ। 2 दिन बाद एक ग्रीक एजेंट ने सूडान में लोगों को जमा करके बुलाकर सूचित किया कि पेट का सफल ऑपरेशन यह पहली बार हुआ है, और उसने यह भी कहा कि डॉक्टर वैद्य की इच्छा हो तो पोर्ट सूडान में एक अस्पताल खोल सकते हैं। 8 दिन बाद रोगी के स्टिचेज जो टाके होते हैं वो खोले गए, और खोलने के बाद कुछ ही समय में रोगी काम में लग गया। डॉक्टर दंपति बहुत खुश हुए कि उनकी शिक्षा का उपयोग योग्य समय हुआ, और इसके लिए उन्होंने अपने इष्ट भगवान को वंदन किया। 1965 में शास्त्रीय प्रबंध पढ़ने के लिए डॉक्टर साहब को जर्मनी जाने का अवसर मिला। वे गए और वहाँ मार्टिन लूथर विश्वविद्यालय के सर्जिकल अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर मोर्वे, जो डॉक्टर वैद्य के प्रोफेसर भी रह चुके थे, वहाँ उपस्थित लोगों को उन्होंने जानकारी दी कि किस प्रकार जहाज में जोखिम भरा ऑपरेशन डॉक्टर वैद्य ने पूरा किया था और रोगी की जान बचाई थी। वहाँ सबके सामने डॉक्टर साहब का अभिनंदन हुआ और डॉक्टर साहब अपने गुरु प्रोफेसर द्वारा सम्मान पाकर
बहुत खुश हुए, क्योंकि स्वाभाविक है, गुरु की तारीफ पाना सच्चा पुरस्कार होता है। इस प्रकार डॉक्टर वैद्य दंपति ने रोगियों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। न कोई चाहत, न कोई लालच, प्रसिद्धि से दूर रहते हुए वे काम करते रहे। वास्तव में ऐसी सेवा को समर्पित व्यक्ति को तो शासन द्वारा भी पुरस्कृत होना चाहिए, सम्मानित होना चाहिए। खैर, विदेशों में लगभग 10-12 वर्ष की अपनी सेवाएं देकर डॉक्टर साहब 1966 में भारत आए और मध्य प्रदेश के मंडला के कटरा मिशन हॉस्पिटल में पहुंचे। अखिल भारतीय कैथोलिक हॉस्पिटल के अध्यक्ष से डॉक्टर साहब की मुलाकात हॉलैंड में हुई थी। उसी समय फादर अध्यक्ष ने डॉक्टर साहब को कटरा हॉस्पिटल की जानकारी दी तथा वहाँ अपनी सेवाएं देने को कहा था। तब डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम सेवाएं दे सकते हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। आप यदि कहें कि हम धर्म छोड़ें तो अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मिशनरी के जो नियम है उस नियम के अनुसार वहाँ काम करेंगे। कटरा हॉस्पिटल मंडला आदिवासी क्षेत्र से घिरा हुआ है। 1963 में वहाँ भवन निर्माण का कार्य शुरू हुआ। 65 में बाह्य रुग्ण विभाग तथा शल्य चिकित्सक विभाग का काम पूर्ण हुआ, और भी बहुत सारा काम होना था निर्माण का, और अस्पताल की सारी व्यवस्था, निर्माण की व्यवस्था सारी डॉक्टर वैद्य ने की। यह सब डॉक्टर साहब ने बड़ी कुशलता से पूर्ण किया और वहाँ रोगियों का उपचार भी शुरू हो गया। आदिवासी क्षेत्र होने के कारण कभी कभी वहाँ बड़ी जटिल समस्या लेकर लोग आते थे। यानी आदिवासियों को सारे उपाय जब वहाँ समाप्त हो जाते थे और जब निराश होते थे तब रोगी को अस्पताल लाते थे। लेकिन डॉक्टर साहब की कुशलता, मेडिकल का, सर्जरी का उनका अनुभव, उनका ज्ञान, वे रोगियों को स्वस्थ करते रहे और कुछ ही समय में डॉक्टर वैद्य वहाँ के लोगों के लिए जीवन दान देने वाले डॉक्टर बन गए। डॉक्टर साहब को वहाँ के लोगों का अपार स्नेह प्राप्त हुआ। डॉक्टर सौ जयश्री वैद्य भी महिलाओं में बड़ी प्रसिद्ध हो गई तथा उन्हें तो लोग डॉक्टर मैया कहने लगे थे। उस समय डॉक्टर वैद्य दंपति मंडला में प्रसिद्ध हो गए थे। सभी उनको जानते थे और मानते भी थे। डॉक्टर साहब बचपन से ही संघ के स्वयंसेवक थे। अस्पताल के समय अनुसार वे संघ की शाखा में जाते और शाखा की बैठक में भी भाग लेते थे। कुछ ही दिनों में डॉक्टर साहब को मंडला शहर और जिला का संघ चालक बनाया गया। डॉक्टर साहब समयानुसार सभी कार्य करते थे, लेकिन मिशन द्वारा कभी भी डॉक्टर साहब के संघ कार्य का विरोध नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर साहब अस्पताल का काम भी उतनी ही जिम्मेदारी से करते थे। मंडला में कुछ मराठी भाषी परिवारों ने मिलकर महाराष्ट्र मंडल की स्थापना की, जहां अनेक सार्वजनिक उत्सव, गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव, संक्रांति उत्सव आदि होते थे। डॉक्टर वैद्य को उस समय महाराष्ट्र मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर साहब का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था। वे तो प्रत्येक रविवार को वहाँ के 5-6 महाराष्ट्रीयन परिवार से मिलते, भेंट करते और उनके कुशलता के बारे में पूछते और कुछ उनको सुझाव भी देते। मंडला जिला संघ चालक होने के कारण वनवासी कल्याण आश्रम जशपुर नगर के संचालक श्री बाबा साहेब देशपांडे मंडला में एक बार आए और उन्हीं के यहाँ रुके थे तथा बाबा साहेब देशपांडे के साथ डॉक्टर साहब ने वनवासी क्षेत्रों में दौरा किया और वहाँ वनवासी लोगों में कल्याण योजना बनाई थी। हम सब जानते हैं कि 1970 में भारत में इमरजेंसी घोषित हुई थी और विरोधी नेता तथा संघ के लोगों को पकड़ कर जेल भिजवा दिया जाता था। पुलिस के पास गिरफ्तारी की सूची थी, उसमें डॉक्टर वैद्य का नाम भी था, क्योंकि वे मंडला के संघ चालक थे। लेकिन कलेक्टर साहब डॉक्टर साहब को उनका पुराना संबंध था, जानते थे वो, तो उन्होंने
उस गिरफ्तारी सूची से डॉक्टर वैद्य का नाम गृह विभाग से बात करके निकाल दिया। इस प्रकार मंडला शहर और वहाँ के आदिवासी लोगों से डॉक्टर साहब का अपार स्नेह था, उनको प्रेम था। इसका बखान डॉक्टर साहब हमेशा करते थे। लगभग 22 वर्ष कटरा में सेवा समर्पित की और बाद में भारत के कई संस्थाओं से भी जुड़े और वहाँ अपनी उन्होंने सेवाएं दी। जबलपुर आने पर उन्होंने शहर के डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देना शुरू की, लेकिन जबलपुर में डॉक्टरों के अभाव के कारण वह अस्पताल बंद करना पड़ा। डॉक्टर वैद्य ने कैंसर रोगियों के लिए कैम्ब्रिक ट्रस्ट की स्थापना की। ऐसे रोगी जो अंतिम स्टेज पर हैं और रिश्तेदार निराश हो जाते हैं, उनके लिए सांत्वना सदन नामक संस्था शहर के पास ही तिलवारा घाट के समीप शुरू की। यानी डॉक्टर वैद्य साहब सदैव रोगियों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए सोचते रहे और कार्य करते रहे। उनका सामाजिक संपर्क अभूतपूर्व था। रोज सुबह 9-10 बजे घर से निकलते और अपने मित्रों, स्नेही लोगों से तथा उनके पुराने रोगियों के घर जाते, हालचाल पूछते, अच्छा उपदेश भी बातों बातों में देते। हमारे घर शनिवार को सुबह में आते, सुबह की कुशलता जहाँ ठीक लगता वहाँ सलाह भी देते। हमारे परिवार से उनका विशेष लगाव था, इसीलिए वे हमारे सभी बच्चे, बहुओं, पोतों की कुशलता पूछते रहते। मेरे जन्मदिन के दिन वे मुझे फ़ोन करते शुभाशीष देते, नहीं तो मैं ही उनको फ़ोन करके नमस्कार करता और उनसे आशीर्वाद देता। किसी से भी एक बार परिचय हो जाए तो वे हमेशा उसके बारे में जानकारी लेते रहते। मेरे हर कार्य में उनका प्रोत्साहन रहता। मेरे साप्ताहिक वीडियो को वो नियमित सुनते थे और तत्काल मुझे फ़ोन पर बताते, उस वीडियो के विषय में चर्चा करते, अभिनंदन करते हुए अपने सुझाव भी देते थे। लेकिन कोरोना के बाद से उनके स्वास्थ्य के कारण उनका वीडियो देखना बंद हो गया था। डॉक्टर वैद्य साहब इतने विदेशों में रहे, लेकिन उनका रहन सहन बिल्कुल सादा था। वे शाकाहारी थे तथा उसी को प्रोत्साहन देते थे। वे नए विचारों का स्वागत करते, लेकिन अपने परंपरागत जो रीति रिवाज हैं उनको भी वे उतना ही महत्व देते थे। विदेशों में कई बार उनके मित्रों द्वारा मद्यपान का आग्रह किया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। वे अपने परंपरागत खानपान पर विश्वास करते थे और उसी का हमेशा स्वागत करते थे। डॉक्टर साहब को कोई भी लालच छू नहीं सकती थी। रोगियों से पैसे कमाना यह तो उन्हें बिल्कुल कबूल नहीं था। वे कटरा अस्पताल में काम कर रहे थे तब की बात है। उन्हें 650 रुपये माह की पगार थी। विदेशों में तो उन्हें चाहते तो पैसों की कोई भी नहीं थी, लेकिन पैसों का महत्व न देकर अपने काम को ही वे महत्व देते थे। अस्पताल के फादर ने सोचा डॉक्टर साहब का पगार बहुत कम है, उसे बढ़ाना चाहिए। लेकिन कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अस्पताल की विशेष आमदनी नहीं थी। यह अस्पताल तो आदिवासी गरीब लोगों की सेवा करता था। लेकिन फादर ने सोचा रोगियों की फीस बढ़ाकर डॉक्टर साहब की पगार बढ़ा सकते हैं। इस विषय पर फादर ने डॉक्टर साहब से बात की। तब डॉक्टर वैद्य ने साफ कह दिया कि रोगियों का फीस बढ़ाकर मुझे अपनी पगार नहीं बढ़ानी है, मैं अपने पगार से संतुष्ट हूँ। वो ऐसा सुनकर फादर तो कुछ बोल नहीं सके, लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब के इस विचार से फादर को लगा ऐसे व्यक्ति बिरले ही होते हैं, और नहीं तो लोग पगार बढ़ाने की बात करते हैं या तो छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार के विचार वाले डॉक्टर आज के ज़माने में बिरले ही होते हैं। डॉक्टर वैद्य दादा तो संत पुरुष ही थे, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूर्व जर्मनी में 1960 में भारत विरुद्ध पूर्व जर्मनी हॉकी मैच लाइप्जिग, पूर्व बर्लिन, ड्रेसडन शहरों में हुआ था। तब जर्मन सरकार ने डॉक्टर साहब को द्विभाषिक नियुक्त किया था। पूर्व जर्मनी के दूरदर्शन पर भारतीय नृत्य नाटिका कृष्णलीला कार्यक्रम की कमेंट्री भी डॉक्टर वैद्य ने की थी। क्योंकि दूरदर्शन पर जहां हजारों दर्शक श्रोता सुनते हैं, थोड़ी घबराहट तो होती है, लेकिन उनकी कमेंट्री की
वहाँ बड़ी तारीफ की गई। वर्ष 1965 में जर्मन सर्जन एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में उन्होंने जर्मन भाषा में एक प्रबंध प्रस्तुत किया था। 1962 में कलकत्ता के रशियन गायनिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर जयश्री के साथ एक प्रबंध पढ़ा था, जिसकी बहुत बड़ी सराहना हुई थी। जर्मन भाषा की एक सर्जरी मैगजीन में वर्ष 1960 से 1966 तक, यानी 6 साल तक डॉक्टर साहब के 17 लेख जर्मन भाषा में प्रकाशित हुए थे। वर्ष 1968 को डॉक्टर साहब ने प्राइमर ऑफ कैंसर, एक जर्मन पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी में किया था, जिसे हिमालय कंपनी ने जनरल प्रैक्टिशनर्स को मुफ्त में वितरित किया था। और वर्ष 2000 में पुणे के गीताधर मंडल द्वारा सम्मान किया गया, जहां उन्होंने गीता ही जीवन का सार है इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। और इसी के पश्चात जबलपुर में मैंने डॉक्टर दंपति का यादव कॉलोनी में सम्मान समारोह आयोजित किया था, और उस कार्यक्रम में विशेष मेहमान थे डॉक्टर मुंजे जी तथा श्री अनंतराव वैद्य। यह मैं कहने को मुझे गर्व होता है कि मुझे 2 वैद्य मिले ऐसे जिन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया। एक डॉक्टर MD वैद्य और ज्ञानेश्वरी के प्रवचन अभ्यासक अनंतराव वैद्य, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनसे बहुत कुछ सीखा। ये सब करने के बाद जब वह जबलपुर पहुँचे थे, भारत पहुँच गए थे, तब उनका कई संस्थाओं से संबंध हुआ। स्वामी विवेकानंद चिकित्सालय नारायणपुर बस्तर, स्नेह सदन चिकित्सालय बेगमगंज रायसेन, श्री चंद्राचार्य हॉस्पिटल अमरकंटक, श्री योगीराज हॉस्पिटल बड़ी खेरी मंडला, डॉक्टर हेडगेवर हॉस्पिटल जबलपुर, कैमरेक्स ट्रस्ट सांत्वना सदन। इस प्रकार इतना सब कुछ होते हुए डॉक्टर साहब मानते थे कि उनकी चिकित्सा क्षेत्र की सेवा, उनके पूज्य माता पिता के संस्कार तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल्य तथा परिवार और मित्रों के अभूतपूर्व सहयोग के कारण ही संभव हो सका था। साथ ही भगवान की कृपा सदैव उन पर थी। समर्थ रामदास ने जैसा कहा था, नारायण असे विश्वी त्याची पूजा करीत जावी, या कारणे तोषवावी कोणी तरी काया। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च, नर सेवा ही नारायण सेवा है। इन दोनों उक्ति को डॉक्टर साहब ने चरितार्थ किया। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। उनके परिवार को सांत्वना प्रार्थना के साथ मैं यह श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।